तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, और ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट किया था। आज का जो आपका लेक्चर है वो रहेगा यूनिट नंबर 3 के ऊपर, जहां पर एक सिंगल लेक्चर में आज हम कंप्लीट यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, ये लेक्चर सिर्फ समझने वाला है, तो जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आज एक सिंगल लेक्चर में मैं पूरी यूनिट को कवर करने वाला हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश में लैंग्वेज। जिसको लैंग्वेज बनाने में प्रॉब्लम है वो यहाँ से कुछ वर्ड्स को लेकर लैंग्वेज बना सकता है, और बाकी तो मैं आसानी से आपको समझा दूंगा, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, तो आपको लैंग्वेज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स यूनिट नंबर 3। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, आपको यहाँ पर हेडिंग दे रखी है हार्मोनी इन द फैमिली एंड अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज। तो हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल, और तालमेल खुद से भी अच्छा होना चाहिए और समाज से और अपने परिवार से सबसे तालमेल अच्छा होना चाहिए एक इंसान का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ह्यूमन बीइंग बनाया है और इसकी हार्मोनी अच्छी होनी चाहिए। हार्मोनी का मतलब होता है तालमेल। अब इसकी हार्मोनी कब अच्छी होगी? जब इसको राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, इसको सही समझ होगी, तभी इसकी हार्मोनी अच्छी होगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है हार्मोनी को अच्छा करने के लिए। हार्मोनी खुद से, हार्मोनी फैमिली से, हार्मोनी परिवार वालों से, लाइक जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, और हार्मोनी समाज वालों से तभी अच्छी होगी जब आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी सोच समझ सही होगी, तभी आपका तालमेल बनेगा, खुद से भी, परिवार वालों से भी, और रिश्तेदारों से भी, समाज से भी। ठीक है, देखो यहाँ पर सोसाइटी से हार्मोनी राइट अंडरस्टैंडिंग से ही बनेगी। अगर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग है, समझ सही है, सोच सही है, तो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, खुद को जान सकते हो, खुद को पहचान सकते हो। देन आप समाज से भी राइट अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं हार्मोनी आप समाज से बना सकते हो। अगर हम किसी चीज को जानेंगे नहीं तो टकराव होगा। टकराव का मतलब कन्फ्लिक्ट होगा। तो हमें किसी चीज को जानना समझना जरूरी है, और समझेंगे कब, जानेंगे कब? जब हम में राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सबसे पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग मेन है। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी हार्मोनी बनी रहेगी, फैमिली से भी, रिलेटिव से भी, एंड बाकी समाज के लोगों से भी। साथ ही साथ राइट अंडरस्टैंडिंग से आपको क्या फायदा है कि आपको कहीं भी टकराव नहीं होगा किसी से, लाइक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपकी सोच क्लियर रहेगी, आपकी समझ एकदम सही है, आपकी सोच एकदम सही है, आपका नेचर अच्छा रहेगा उससे। ठीक है, कहीं भी किसी के भी थ्रू आपको टकराव नहीं होगा सोसाइटी वगैरह में। राइट अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है? तो देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि क्या जरूरी है हमारे लिए और क्या नहीं है। अगर हमारी सोच सही होगी तो हमें ये पता लगेगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो सब कुछ है राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो आपकी हार्मोनी अच्छी होगी। हार्मोनी खुद से भी अच्छी होगी, समाज से भी अच्छी होगी, फैमिली वालों से भी अच्छी होगी, और राइट अंडरस्टैंडिंग होना उसके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो किसी से फालतू का टकराव नहीं होगा। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें ये पता लगेगा क्या जरूरी है और क्या नहीं। करेक्ट रिक्वायरमेंट का पता लगेगा। अगर जरूरी है तो कितना जरूरी है, वो रिक्वायरमेंट वगैरह सब कैसे पता लगेगी? जब हमारी सोच सही होगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग से कितना फायदा है आप खुद देख लीजिए। राइट अंडरस्टैंडिंग से आपको हार्मोनी बनेगी, खुद से भी, समाज से भी। राइट अंडरस्टैंडिंग से आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। राइट अंडरस्टैंडिंग से किसी भी चीज में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, टकराव नहीं आएगा। राइट अंडरस्टैंडिंग से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं। और राइट अंडरस्टैंडिंग से हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारे लिए जरूरी है वो कितना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ राइट अंडरस्टैंडिंग से एक ट्रस्ट बनता है, एक फियरलेसनेस बनती है, जो कि सोसाइटी में जरूरी होती है। ठीक है,
अगर हर कोई एक एक करके हारमोनी में रहेगा, एक बात बताइए, सोसाइटी किससे मिलके बनी है? हमसे मिलके बनी है। अगर एक बंदा सही हुआ, एक की राइट अंडरस्टैंडिंग हुई, तो दूसरे की होगी, फिर तीसरे की होगी, ऐसे करते करते पूरा समाज की राइट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये हारमोनी सभी में आ जाएगी। ठीक है, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पर आपको लिखा है, देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हारमोनी बनेगी सेल्फ से, फैमिली से, सोसाइटी से। साथ ही साथ आप साथ में रहना सीखेंगे। एक बात बताइए, अगर दो बंदे की, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और यहाँ पर दूसरा है, अगर इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, ये दोनों राइट अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, तो ये एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को नरिशमेंट करेंगे, नर्चर करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे। तो दो बंदे आपस में एक दूसरे को हेल्प कब करेंगे? जब उनकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। और राइट अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब हम खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग से हारमोनी बनती है, हारमोनी खुद से, फैमिली से, सोसाइटी से, और इस हारमोनी की वजह से हम साथ में रहना सीखेंगे। जो आजकल हम साथ में नहीं रहते ना, तो को एग्जिस्टेंस कब होगा हमारा? जब हमारी हारमोनी सही होगी। और हारमोनी कब सही होगी? जब हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे, और एक दूसरे की मदद करने को हम कहेंगे म्यूचुअली एनहांसिंग। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग से देखो क्या क्या होता है। हम साथ में रहना सीख गए, हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीख गए, प्रॉस्पेरिटी वगैरह होगी, और राइट अंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही है। समझ में आ गया? इजी है। अब हारमोनी इन सोसाइटी की बात करें। अभी तक तो हमने खुद की बात करी, फिर सेल्फ से फैमिली पे आए, फिर हमने देखा कि साथ में रहना सीख जाएंगे। अब हम बात करेंगे सोसाइटी में किस लेवल पर हारमोनी होती है। तो देखो, हारमोनी इन सोसाइटी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सोसाइटी में हारमोनी से सोसाइटी अनडिवाइडेड रहेगी। आज की जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है, कोई किधर है, कोई किधर बिजी है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पर अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो सब एक दूसरे को समझेंगे, सब एक दूसरे से बातचीत करेंगे, को एग्जिस्टेंस होगा। और अगर को एग्जिस्टेंस होगा मतलब सब साथ में रहने लग जाएंगे, तो सोसाइटी डिवाइडेड नहीं रहेगी, सारी अनडिवाइडेड हो जाएगी। मतलब सारी मिलजुल के रहने लग जाएगी। डिवाइडेड मतलब भागित, इधर उधर भागों में बटी हुई है, और अनडिवाइडेड मतलब एक साथ रहने लग जाएगी। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, अगर आपकी हारमोनी अच्छी हुई, तो आने वाले टाइम पर सोसाइटी जो है अनडिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी हारमोनी बनेगी देन हम बनाएंगे फैमिली के साथ। सबसे पहले हमें किसके साथ बनानी है? सबसे पहले हमें हारमोनी खुद के साथ बनानी है। खुद का तालमेल अच्छा होना चाहिए बॉडी से। ठीक है, हम खुद क्लियर हो कि हमें क्या करना है, हमारा क्या टारगेट है, हम क्यों हैं इस दुनिया में, हमारा क्या वजूद है। हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे, खुद का, खुद की राइट अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। और जब हम खुद को समझ लेंगे, खुद की राइट अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, देन हम फैमिली लेवल पर ही समझाएंगे, और फैमिली से धीरे धीरे समाज लेवल पर समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले खुद की हारमोनी बनाओ, देन फैमिली की बनाएंगे, देन समाज में बनाएंगे। और ये हम कैसे कर सकते हैं? स्ट्रीट प्ले करके। ठीक है, गली में ऐसे नाटक वगैरह करके, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार वगैरह करके, और वर्कशॉप पे। हम इन 3 जगह बता सकते हैं हारमोनी का रोल क्या है, और आपको हारमोनी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से मिलेगी। ये सब हम बता सकते हैं ऑर्गेनाइज करके सेमिनार्स को। देखो, एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाई इन 3 टाइप्स। अब ये सब जो हो रहा है, जहां पर हम स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं, सेमिनार वगैरह कर रहे हैं, तो इन सब का पैसा जो है गवर्नमेंट से आना चाहिए। ठीक है, कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे एनजीओ वगैरह, तो वो सब ये करते हैं, बट इसका पैसा कहाँ से आना चाहिए? गवर्नमेंट से। इसका सपोर्ट हमें गवर्नमेंट से मिलना चाहिए। ठीक है, और ये 3 टाइप्स के हमें बताए हैं इसकी एक्टिविटीज के बेसिस पे। एक तो खुद को जानना, नोइंग एग्जिस्टेंस ऑन बेसिस ऑफ सेल्फ, एक हमारी एग्जिस्टेंस समझना, और एक ह्यूमन कंडक्शन। तो एक तो खुद को जानना, एक हमारी एग्जिस्टेंस समझना, और एक ह्यूमन कंडक्शन। तो जो भी हारमोनी सोसाइटी पे हम बनाएंगे वो हमसे स्टार्ट होगी, हमसे फैमिली पे, फैमिली से सोसाइटी पे। और हारमोनी से क्या होगा? जो सोसाइटी है वो अनडिवाइडेड हो जाएगी, सब साथ रहने लग जाएंगे, को एग्जिस्टेंस हो जाएगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सेमिनार को, वर्कशॉप को। और ये सब कौन करता है? एनजीओ करता है, पर इसका पैसा मतलब सपोर्ट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं ना वैल्यू एजुकेशन, तो इनका यही टारगेट था कि वैल्यू एजुकेशंस को इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाए।
साथ ही साथ रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करें वो भी बताया जाए। कुछ काउंसलिंग सेंटर्स हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए गए हों। ऐसा इनका कहना है कि अगर आपको बताना है कि हार्मोनी क्या होती है, रियल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, तो आपको कुछ काउंसलिंग सेंटर्स ओपन करने होंगे, और वो काउंसलिंग सेंटर जो है गवर्नमेंट के भी होने चाहिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी होने चाहिए, जहां पर हम बता सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहला वर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। न्याय का मतलब जो डिजर्विंग बंदा है उसको मिलना चाहिए। देखो, डिजर्विंग बंदे को ही मिलना चाहिए, तो डिजर्विंग थिंग जो है डिजर्विंग लोगों को देना इज जस्टिस। जो भी डिजर्विंग है कि हाँ ये डिजर्व करता है, इसको मिलना चाहिए, तो डिजर्विंग चीज डिजर्विंग बंदे को देना उसे हम कहते हैं न्याय। इक्वलिटी इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। यहां पर मैंने लिखा है इक्वलिटी जो है जस्टिस के बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने आपको बोला ना कि डिजर्विंग थिंग डिजर्विंग लोगों को देना वो जस्टिस होता है। इक्वलिटी और जस्टिस अलग अलग चीज है। जस्टिस का मतलब न्याय, इक्वलिटी का मतलब बराबर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यहां पर आपको बोला है एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। एक रिलेशनशिप में ये सब होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस कौन कौन से होते हैं देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यू, फुलफिलमेंट, इवेल्युएशन और म्यूचुअल हैप्पीनेस। इवेल्युएशन मतलब इवेल्युएट करना, फुलफिलमेंट मतलब प्रॉपर होना, लाइक फुलफिल होना, और म्यूचुअल हैप्पीनेस तभी आएगी जब हम साथ रहेंगे, को एग्जिस्टेंस होगा। तो ये एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस है, आपको याद रखना है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वैल्यू, फुलफिलमेंट, इवेल्युएशन और म्यूचुअल हैप्पीनेस। नाउ यहां पर आपको बात करिए जस्टिस रिक्वायर्ड है, इसके लिए मेन है म्यूचुअल फुलफिलमेंट। जस्टिस के लिए मेन क्या होता है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए। जस्टिस के लिए मेन चीज क्या है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट। म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए, हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहेंगे तो सब एक जैसे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है जस्टिस स्टार्ट विथ फैमिली। देखो, हम जैसा परिवार में सीखते हैं, हम जब छोटे थे हमने परिवार से सीखा, और वही हम आगे सिखाने वाले। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, फैमिली से। न्याय वगैरह हम कहां से सीखते हैं, ये सब घर पे सीखते हैं, फैमिली से स्टार्ट होता है। देन एक्सपेंड इन वर्ल्ड। एक बच्चे को जस्टिस की समझ फैमिली से मिलती है, जो जैसा समझेगा वो वैसा करेगा। अगर एक छोटा चाइल्ड है तो उसको समझ कहां से मिलेगी, जस्टिस की फैमिली से ही मिलेगी। तो जो जैसा समझेगा वो वैसा करेगा आने वाले टाइम पे। थर्ड पॉइंट है आपका, इफ अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप आइडिया लगाते हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो एक ह्यूमन के पास राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो आप अनुमान लगाओगे, आइडिया लगाओगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो ये गलत है। जस्टिस ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आपको राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप समझोगे। ठीक है। और अगर आप ऐसा आइडिया लगाते हो तो फिर पुराने लोगों की तरह आप भी भेदभाव ही करोगे, क्योंकि हमें गलत ही पता है, भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है, और लोगों के साथ भेदभाव करेंगे पुरानी थिंकिंग से, जो कि गलत है। तो हमें आइडिया नहीं लगाना, हमें राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि भेदभाव करना इज गलत। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अच्छा ये बना देना आप, सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका जब वी हैव हार्मोनी। जब हमारे पास हार्मोनी होगी, जब हमारे पास तालमेल होगी, देन वी आर एबल टू एक्सप्लोर इट विथ फैमिली एंड सोसाइटी। हम तभी तो एक्सप्लोर कर पाएंगे जब हमें खुद के पास हार्मोनी होगी, तभी तो हम फैमिली से, सोसाइटी से उसे एक्सप्लोर कर पाएंगे, उसे बांट पाएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है राइट अंडरस्टैंडिंग से हम हर लेवल की हार्मोनी समझ सकते हैं, चाहे नेचर की बात करें, चाहे एग्जिस्टेंस की बात करें। अगर हमारे पास सही अंडरस्टैंडिंग है, ये एक तरह से समझो आपकी ह्यूमन बॉडी का हाइपोथैलेमस है, ये होगा तभी सारे काम होंगे। तो राइट अंडरस्टैंडिंग से हमारे लेवल की हार्मोनी समझ सकते हैं, जैसे नेचर और एग्जिस्टेंस। नेचर के साथ हमारा क्या रोल है वो आपको यूनिट नंबर 4 में काफी डिटेल में पढ़ाया मैंने। ठीक है, हार्मोनी वगैरह नेचर के साथ है आपकी यूनिट नंबर 4, देखना प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है आपका फ्यू बेसिक टर्म दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। देखो, प्यार करना वो तो आप सभी जानते हो, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी प्यार करने को। दूसरा है रिवरेंस, मतलब किसी की प्रति रेस्पेक्ट, ऑनर, ग्रेटिट्यूड रखना,
किसी के प्रति हमें क्या रखना है, रेस्पेक्ट रखना है, होनर रखना है, ग्रेटिट्यूड रखना है, उसे हम कहते हैं रेवरेंस। नेक्स्ट आपको दे रखा है अंडर इवेल्युएशन। अंडर इवेल्युएशन मतलब जिस पे हम भरोसा करते हैं उसे कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना। हमें किसी की एबिलिटी या स्किल्स को हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना, ठीक है। तो अंडर इवेल्युएशन का मतलब है नेवर अंडरएस्टिमेट द एबिलिटी और स्किल ऑफ ए पर्सन। केयर का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन। किसी को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब हम उसकी केयर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज वेरी बेसिक फीलिंग ऑफ एल्डर टुवर्ड्स यंगर। जो बूढ़े लोग होते हैं वो जवानों की एक तरह से बड़ी केयर करते हैं। जैसे हमारे माँ बाप है, हमारी केयर करते हैं, हम आगे आने वाली जनरेशन की केयर करेंगे, तो केयर करना तो आपको पता है। नेक्स्ट इज गाइडेंस। गाइडेंस के लिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो गाइडेंस का मतलब क्या होता है, टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड लाइफ लिविंग टिप्स विथ योर लव्ड वंस। आप सब मेरे लव्ड वंस हैं, आप सभी, ठीक है। जितने मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स है, सभी मेरे क्या है, लव वंस है। और उनके साथ में क्या करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ, अपनी लाइफ की टिप्स शेयर करते रहता हूँ। क्योंकि एक एल्डर अगर आपके साथ शेयर कर रहा है तो उसे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ट्रस्ट, विश्वास। देखो सीधी सी बात है, कोई सा भी रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना जरूरी है। चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हो, चाहे फ्रेंड वाला हो, बेस्ट फ्रेंड वाला हो, बीएफएफ वाला हो, क्योंकि लड़कियों की बहुत तरह की वैरायटी रहती है। तो बीएफएफ वाला, बीएफ वाला, फ्रेंड वाला, जस्ट फ्रेंड वाला, कैसा भी रिलेशनशिप हो, समाज के प्रति, घर वालों के प्रति, सभी का कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप कैसा भी हो वो ट्रस्ट से ही चलता है। ट्रस्ट से, विश्वास से ही रिलेशनशिप चलता है। अब आप बोलोगे सर ट्रस्ट वाला मतलब, ट्रस्ट वाला बंदा मतलब एक ऐसा बंदा जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, जो कि ईमानदार हो, सिंसियर हो, और आपको कभी भी नुकसान ना पहुंचाए और आपके साथ कभी भी छलावा ना करे। तो ऐसा बंदा, ट्रस्टेबल बंदा, जो कि अच्छा हो, ईमानदार हो, सिंसियर हो, हमें नुकसान ना पहुंचाए और हमारे साथ कभी, हिंदी में बोलूँ तो, चोट ना करे, ठीक है, छलावा ना करे, आपको ट्रिकी ना करे, तो ट्रस्ट और विश्वास पे ही हर रिलेशनशिप टिका है, ठीक है। ट्रस्ट और विश्वास पे हर रिलेशनशिप टिका है, और रिलेशनशिप चाहे कोई सा भी हो। अब ट्रस्ट वाला बंदा कौन सा होता है, जो गुड हो, हॉनेस्ट हो, सिंसियर हो, जो कि हमें हार्म ना करे, जो कि हमें छल ना करे, चोट ना करे हमारे साथ। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखो, म्यूचुअल ट्रस्ट मीन्स पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और एक होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब होता है कि दो पीपल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, साथ में कंपनी खोलते हैं, चलो ठीक है खोलते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर आपको दो वर्ड दे रखे हैं, एक है इंटेंशन, एक है कॉम्पिटेंस। तो इंटेंशन का मतलब कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, और कॉम्पिटेंस का मतलब द एबिलिटी टू डू, उसको करने की एबिलिटी। यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना, देखो इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। तो इंटेंशन का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि आप क्या करना चाहते हैं, वो इंटेंशन हो गया। और कॉम्पिटेंस का मतलब है कैपेबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन। तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ, कैपेबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन, और वी कैन से एबिलिटी टू डू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन में आपको यहाँ पे लिखा है, देखो मैं आपको बताता हूं, ईच इंडिविजुअल ट्राइज टू डू व्हाट राइट। देखो सारे इंडिविजुअल क्या चाहते हैं कि हाँ मैं सही करूं, सारे यही चाहते हैं कि हम सही करें। और ये सही करने की सोच हमें मिलेगी कहां से, वापस आ गया राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देखो हम एक गलती करते हैं, हम क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर जैसे मान लीजिए मम्मी ने घर में कोई ग्लास तोड़ा, तो मम्मी क्या बोलती है, ये ग्लास यहाँ पे किसने रखा। और अगर हमने घर पे ग्लास तोड़ दिया तो मम्मी क्या बोलती है, ग्लास भी तोड़ दे, खिड़की भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, वो भी तोड़ दे, सब तोड़ दे। तो मम्मी अपनी गलती मानती नहीं है। अब ये वीडियो मम्मी को मत दिखाना, ठीक है, और मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं। चलो, तो इससे मेरा समझाने का मतलब क्या है वो सुनो। हमसे गलती होती है तो हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, हम ये कहते हैं। और अगर सामने वाले किसी से गलती हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, भाई तैने तो जानबूझ के किया। अगर हमसे गलती होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, सॉरी। पर अगर वही गलती सामने वाली से हो जाती है और अगर वो ऐसा बोल रहा है तो हम मानेंगे ही नहीं, हम बोलेंगे नहीं भाई तेरा इंटेंशन गलत ही था, तूने जानबूझकर ऐसा करा है। तो ये करना गलत है, ठीक है। देखो इसको इंग्लिश में सुनो,
वी जज अवर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंटेंशन। हम खुद को कैसे जज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंटेंशन। ठीक है, कि भाई मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब तेरे को हर्ट करने का नहीं था। वी जज अवर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंटेंशन, बट वी जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस। तो हम पीपल को कैसे जज करते हैं? कॉम्पिटेंस के बेसिस पे। और हम खुद को कैसे करते हैं? इंटेंशन के बेसिस पे, कि भाई मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। ठीक है, बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं, खुद को तो ऐसा बोलते हैं कि भाई मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, और सामने वाला अगर ऐसा बोलेगा तो उसको मना कर देंगे, नहीं भाई तुम तो जानबूझ के किया है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे जज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो, इससे क्या होगा? अगर हमने ऐसा जज किया, दूसरों को हमने कॉम्पिटेंस के बेस पे जज किया, तो फिर इससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, मिसट्रस्ट पैदा होंगे, जो कि हार्मोनी नहीं बनाएंगे, कोई एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे, म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब यहां पर आपको दे रखा है ट्रस्ट और लव। तो देखो, ट्रस्ट क्या है? फाउंडेशन है ऑल रिलेशन का। तो जितने भी रिलेशन है वो सारे किस पे चल रहे हैं? ट्रस्ट पे चल रहे हैं। क्रिएटेड बाय अवर ओन बिहेवियर, हमारे खुद के बिहेवियर से हम ट्रस्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे होता है ना कि भाई 500 रुपये उधार दे दे, मैं तेरे को 2 दिन बाद वापस दे दूंगा। अगर 2 दिन बाद दे दिए तो भाई ये बंदा सही है, एक बार इसने मुझसे पैसे लिए थे और वापस दे दिए। तो भाई जिसने भी जिसके ले रखे हो दे देना। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट बना के चलो, आगे काम आएगा। अभी देखो, यहां पर आपको अच्छे से समझा रखा मैंने। वी ट्रस्ट एवरी वन, हम हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बट हर किसी से प्यार तो नहीं करते ना। ठीक है, तो हमारे बिहेवियर से एंड हमारी वैल्यूज से ट्रस्ट बनता है। हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा नेचर क्या है, तो उससे क्या बनता है? ट्रस्ट बनता है। तो सबसे पहले पॉइंट हमने देखा, वी ट्रस्ट एवरीवन। और यहां पर भी हमने 2 पॉइंट देखे, एक तो फाउंडेशन है ऑल रिलेशन का ट्रस्ट, और ये जो ट्रस्ट है हम खुद बनाते हैं हमारे बिहेवियर से। 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद यहां पर आपको दे रखा है मेंटल स्टेट, जहां हम दूसरों की होनेस्टी को अज्यूम करते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं और कोई बंदा आके मुझसे बोलता है कि यार मुझे ये नोट्स दे दे, तो मैं उसको दे देता हूँ और ट्रस्ट पे देता हूँ कि वो मुझे वापस दे देगा। तो ये मेरे माइंड में चल रहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ ये ईमानदार होगा, दे जाएगा। तो ट्रस्ट क्या है? एक मेंटल स्टेट है जहां पर हम एज्यूम करते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए आपको, हमारे बिहेवियर से पता लगता है। ठीक है, और प्यार क्या है? प्यार एक कंप्लीट वैल्यू है, यहाँ पे कोई इनकम्प्लीटेंस नहीं है, ये एक कंप्लीट वैल्यू है। लव इज लव, हर टर्म्स एंड कंडीशन में सामने वाला बंदा हमें चाहिए, हर लेवल पर सामने वाला बंदा हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हम प्यार करते हैं। तो प्यार में क्या होगा? कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखी जाती, कोई लेवल नहीं देखा जाता, कोई हाल नहीं देखा जाता। मतलब वही वाली बात हो गई, प्यार और जंग में सब कुछ चलेगा। ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, पर हाँ तुम्हें समझ में तो आ गया ना? तो बस वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। नेचुरल एक्सेप्टेंस मतलब चलेगा, 100% एक्सेप्टेबल है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, कोई 1% एक्सेप्शन नहीं है, 100% एक्सेप्टेबल है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। वो प्यार है। क्या बात है, प्यार की डेफिनेशन पढ़ानी पड़ रही है एक बायो वाले इंसान को। चलो नेक्स्ट है आपका डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट। तो डायमेंशन ऑफ ट्रस्ट, अब ट्रस्ट कब बनेगा? सबसे पहला है बी कंसिस्टेंट इन अवर एक्शन, हम जैसा बोलते हैं वैसा हमें करना चाहिए। जैसे हमने किसी से उधार मांगी और बोला कि भाई इतना टाइम दे दे वापस कर देंगे, तो उसी टाइम पे वापस करो। जो ये कंसिस्टेंसी आप बनाओगे ना, जब बोलोगे तभी वापस करने की कंसिस्टेंसी, तो ये एक्शन आपको हेल्प करेगा ताकि आप पे किसी भी तरह का शक वगैरह ना हो कि हाँ यार वो बंदा सही है, वो दे देता है तो तू दे दे आंख बंद करके। नेक्स्ट इज फेथ इन कॉम्पिटेंसी। अब यहाँ पे क्या है? जिस पर हम भरोसा करते हैं हम उसकी कैपेबिलिटी पर शक नहीं करते। मान लीजिए मैं किसी बंदे पर भरोसा करता हूं, तो मैं उसकी कैपेबिलिटी पे कभी भी शक नहीं करूंगा। यहां पर इंग्लिश में लिखा है वी शुड नॉट डाउट द कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल वी ट्रस्ट, वही वाली बात है। नेक्स्ट लिखा है डू नॉट कीप सीक्रेट। देखो, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में सीक्रेट रखते हैं तो सीक्रेट से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो किसी भी रिलेशनशिप में सीक्रेट ना रखें, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? उस सीक्रेट को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है वी वुड नीड टू लाई टू हाइड अवर सीक्रेट, हमें झूठ बोलना पड़ता है ताकि हम हमारे सीक्रेट को छुपा सके। और झूठ बोलने से और सीक्रेट को छुपाने से हमारे हर रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं।
चाहे वो बॉयफ्रेंड वाला हो, बेस्ट फ्रेंड वाला हो, BFF वाला हो, जस्ट फ्रेंड वाला हो, पता नहीं कितने तरह के होते हैं, लड़कियों के बता रहा हूँ। अब लड़कों के सुनो, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, मतलब गर्लफ्रेंड वाला सीधा सा, बात खत्म, या फिर फैमिली और समाज वाले। नाउ नेक्स्ट है डू नॉट प्रिटेंड। हमें लाइक ऐसा प्रिटेंड नहीं करना कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, जो हैं जैसे हैं वैसे हैं, तो भरोसा उस पर ही चलेगा, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सम्मान। देखो, सम्मान जो होता है उन लोगों को मिलना चाहिए जो उसके हकदार है। हम सम्मान आजकल किसको देते हैं? जिसके पास मनी है या पावर है, उसी को हम सम्मान देते हैं, जो कि गलत है। जिसको असल में हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए वो होता है पोलाइट बिहेवियर, मतलब एक शांत बंदा हो, जिसका नेचर अच्छा हो, जिसका माइंडसेट अच्छा हो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो उसे हमें सम्मान देना चाहिए। पर आज की तारीख में जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, उसी को हम सम्मान देते हैं, तो हमें इसको बदलना है, ऐसा यह सब्जेक्ट कह रहा है, और मैं भी यही सोचता हूँ। यू एक्सेप्ट समबडी फॉर हु दे आर। देखो, इंस्टाग्राम पे आपने रील भी देखी होगी कि तुमने मुझे उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम मुझे अब डिजर्व नहीं करती। ऐसे रील बनाते हैं कई सारे जिम वाले। तो वही वाली बात है, यू एक्सेप्ट समबडी फॉर हु दे आर, जो है जैसा है उसी में एक्सेप्ट करो। डिसरेस्पेक्ट क्या होता है? भेदभाव करना, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, पावर के बेसिस पे, जनरेशन के बेसिस पे, किस भी बेसिस पे आप भेदभाव करेंगे तो वो डिसरेस्पेक्ट हुई। जैसे जेंडर के बेसिस पे करते हैं तो वो डिसरेस्पेक्ट है, कास्ट के बेसिस पे ये भी डिसरेस्पेक्ट है। नेक्स्ट आपको दे रखा है रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है लाइक जेंडर के बेसिस पे, जनरेशन गैप के बेसिस पे, और ये जनरेशन के बेसिस पे तो आत्माराम तुकाराम भिड़े करता है हमारे जमाने में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो इस तरह से बता रखा है। और ये डिफरेंशिएशन, ये भेदभाव वो लोग करते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। और रेस्पेक्ट करने से क्या होता है? हार्मोनी प्रॉपर बनी रहती है। सामने वाले की रेस्पेक्ट करो, और रेस्पेक्ट कब करोगे आप? जब सामने वाले की हार्मोनी अच्छी होगी, सामने वाले की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन सोसाइटी एंड विजुअलाइजिंग ए यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी। देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जहां भी आप अटक जाओ वहां पर लिखो राइट अंडरस्टैंडिंग। देखो, राइट अंडरस्टैंडिंग से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी सोच समझ सही है तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम होगी ही नहीं, हो सकता है प्रॉब्लम हो ही ना, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो यहां पर आपको ह्यूमन गोल्स आर राइट अंडरस्टैंडिंग अमोंग द ह्यूमन बीइंग टू फैसिलिटेट द फुलफिलमेंट ऑन द बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी। हमें क्या करना है? हमें सबको सिखानी है, सबको राइट अंडरस्टैंडिंग सिखानी है, हार्मोनी बना के रखनी है, ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी रहे। ठीक है, ओवरऑल हमारा सब कुछ सही रहे। तो पहले शुरू हमसे करना पड़ेगा। हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारा हार्मोनी अच्छा होगा, देन हम फैमिली का करेंगे, देन हम ओवरऑल करेंगे। देखो, यहाँ पर ये जो लाइन थी राइट अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने आपको बता दी कि प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अगर होगी तो राइट अंडरस्टैंडिंग से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोस्पेरिटी, समृद्धि। देखो, होता क्या है कि कई सारों के पास मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज होती है, मतलब उनको उनकी जरूरत नहीं है तो भी उनके पास इतनी सारी फैसिलिटी है। जैसे एक बंदा है, अब उसके पास क्या है? ओप्पो, वीवो, आईफोन, सैमसंग, सब तरह के फोन है, पर फोन तो एक ही काम लेगा ना। तो ये है लाइक एक तरह से मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटीज, एक से ज्यादा, जो जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है। नेक्स्ट इज अभय। अभय का मतलब होता है फियरलेसनेस और ट्रस्ट। देखो, सामने वाले पर इतना ट्रस्ट हो कि हमें डर की कोई बात ही ना रहे। जैसे आप किसी के साथ है और आपको उस पर इतना ट्रस्ट है कि हाँ ये है, और अगर ये है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। फैमिली में होना जरूरी है ये वाला नेचर। हम जानते हैं जब तक हमारे पापा हैं तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले टाइम पर हमें भी आने वाली पीढ़ी को संभालना है ना, तो ये ट्रस्ट बनता रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ रहना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना,
और को एग्जिस्टेंस तभी बन पाएगा जब आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आपकी राइट हार्मोनी होगी, तभी जाके को एग्जिस्टेंस बनेगा। को एग्जिस्टेंस में आप एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। अब ये यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है? देखो, वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इंसान में राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो फैमिली को देगा, फिर ओवरऑल देगा। तो ओवरऑल देगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल। तो एक बंदे के पास अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो फैमिली को देगा, देन वो ओवरऑल देगा। और ग्रीडी ना होना, अगर हम लालची होते जाएंगे तो हम नेचर के साथ क्या नहीं बना पाएंगे, हारमोनी नहीं बना पाएंगे। नेचर के साथ हारमोनी बनाकर रखना बहुत जरूरी है, और ये आपको यूनिट नंबर 4 में पता लगेगा। क्योंकि अगर आपने डिफोरेस्टेशन किया, या फिर अगर आपने एयर पोल्यूशन किया, वाटर पोल्यूशन किया, नॉइस पोल्यूशन किया, तो फिर नेचर जो बदला लेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको नेचर के साथ हारमोनी बना के रखनी पड़ेगी। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे जरूरी है सब कुछ। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राइट अंडरस्टैंडिंग से आप यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को अचीव कर सकते हैं। ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर है ना, ये आप कब अचीव करेंगे? जब आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। अब कैसे? अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप फैमिली को समझाएंगे, फैमिली ओवरऑल दूसरी फैमिली को, देन पूरे ह्यूमंस में ये चल जाएगा। तो ये एक तरह से यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। हमारे देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, लाइक पॉलिटिक्स है, ठीक है, कास्ट के ऊपर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर इस मुद्दे पर भी ध्यान दो। ये मुद्दा कोई नहीं उठाता, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर वाला। यहाँ पे लिखा है इस मुद्दे पर भी ध्यान दो, ठीक है, ये देखिए। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे लिखा है कि हमें इस पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम पर हमें काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फैमिली से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से ओवरऑल हम इसको सही कर सकते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को एक बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा यूनिट। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने सबको हार्मोनी में ला दिया तो आपकी सोसाइटी अनडिवाइडेड हो जाएंगी। अनडिवाइडेड का मतलब जो अभी तक डिवाइडेड थी, अलग अलग थी, वो सारी एक साथ हो जाएंगी। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। ये हो गई आपकी पूरी यूनिट नंबर 3। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि इतनी मेहनत वो भी सिर्फ AKTU वालों के लिए करी है। ये नोट्स आपको टेलीग्राम के पिन मैसेज में मिल जाएंगे, तो मस्ट विजिट टेलीग्राम, ज्वाइन टेलीग्राम, चेक टेलीग्राम पिन मैसेज। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको 5 यूनिट के अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, जहाँ से आप हर PDF को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जेरोक्स निकाल सकते हैं। हैव ए नाइस डे। फॉलो डेप्थ बायो फॉर मोर। थैंक यू।